पार्ट और इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, लेकिन इम्यूनोलॉजी में हमने वहाँ पे कवर नहीं किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कितने लोगों को इसमें आइडिया है कि होता क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? राघव, जामिन, अमार, आयुष? हाँ, पढ़ लिया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ लिया है ये? चलो, आज हम लोग कोशिश करेंगे ना कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक ओवरव्यू ले लें। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वैसे बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है जिसको पूरी तरह से आज तक हम खुद ही नहीं समझे हैं। तो आप कितना समझोगे ये एक अलग डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम लोग कवर कर लें, और इतना ही सफिशियंट होता है। ठीक है, मतलब CSIR लेवल पे मैंने तो इतना ही पढ़ा था, बाकी आप लोग देख लो। इतना ही होता है बेटा, है ना? और जो पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए। वैसे क्वेश्चन आने की संभावना इससे बहुत कम है, मैं पहले बता दूं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चंस उससे बनते नहीं हैं। जो बनेगा वो डायरेक्टली आपका पाथवे दे करके पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, आप निकाल लोगे। पढ़े रहोगे तो निकालना, डिसाइफर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, इससे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कुछ पार्ट दिया होगा और वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करके डेटा दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, तो उनका आपका ना वो वेस्टर्न ब्लॉट का डेटा दे देंगे, और वो डेटा के बेसिस पर फिर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर देंगे। तो वो सब करने में आसानी होगी अगर आपने ये पढ़ रखा है। क्लियर? हाँ जी बेटा, चलो जी स्टार्ट कर लें। और ध्यान से सुनेंगे, आज बस यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, हाँ, आज बहुत दिनों के बाद इस स्टूडियो में आया हूँ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सबसे पहले ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या। देखो, इसका नाम ही है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट? सपोर्ट करना। तो यहां पे बेटा जब भी हम लोग बात करते हैं ना इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी आपने पढ़ा था कि दो तरह का होता है। एक है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान से सुनेंगे बस बेटा, है ना? अब ये इनेट या अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हो क्या रहा था? हमने बोला था इनेट इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ 4 बैरियर्स, नहीं? आपने फिजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइटोकाइन बैरियर की बात की थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपने बात की थी कि दो तरह का होता है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, राइट? अब बेटा इन सारे इम्यूनिटी में आपको कहाँ समझ में आया कि कैसे ये सारा सिस्टम किसी भी बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस को मार रहा है? आपने तो देखा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने, हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा चीज देखा था, है ना? आपने एक चीज देखा था, बिल्कुल सही बात है अमान की, सॉरी, हाँ, बिल्कुल आपने देखा था कि साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं इफेक्टर टी सेल, वो जा करके जो भी पैथोजन है उससे वो एंटीजन स्पेसिफिक मैनर में बाइंड कर रहे थे, और बाइंड करके वो परफोरिन का फॉर्मेशन कर रहे थे और फिर ग्रैंजाइम का सिक्रीशन कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका पैथोजन मर रहा था। एक चीज आपने देखी थी कि वो कैसे मर रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट एंटीबॉडीज? जो एंटीबॉडीज हमारा मेजॉरिटी ऑफ अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बना रहा है, वो एंटीबॉडी कैसे जाकर के किसी बैक्टीरिया को किल करवा रहा है? इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात नहीं की थी। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, नहीं, और भी तमाम चीज़ें होती हैं जिससे कि हम लोग जो भी पैथोजन है या फॉरेन सब्सटेंस है या टॉक्सिन है उसको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफाजेस या फैगोसाइटिक सेल्स। लेकिन ये होता कैसे है ये हमने ढंग से समझा ही नहीं था कभी भी। तीसरा क्वेश्चन, इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सेलुलर बैरियर्स हैं वो कैसे काम करते हैं ये भी हमने ढंग से नहीं समझा था। हमने बोल दिया था डायरेक्टली कि हाँ भाई फैगोसाइटिक सेल आएंगे, खा के चले जाएंगे, नॉन फैगोसाइटिक सेल में नेचुरल किलर सेल आएंगे, उसको मार के चले जाएंगे। क्या ये सब कुछ इतना ही आसान होता है, इतना ही सिंपल होता है? नहीं बेटा, नहीं होता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये हमारे बॉडी में एंटर होने वाले मोस्ट ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करने में एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी आती कैसी है मेरे इम्यून सिस्टम की? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है तो बड़ा एफिशिएंट, राइट? क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी आर इनहेलिंग और इंजेस्टिंग एनीथिंग, वी आर
एक्चुअली मैं पुटिंग इन लॉट्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा, बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई स्पोर्स को अंदर ले रहे हैं, और ये सब हमारा इम्यून सिस्टम कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो 99.99% टाइम्स बेटा जीतता रहता है, ठीक है। वो 0.1% जब टाइम्स जब हारता है ना, तो उस समय हम डिजीज हो जाते हैं, राइट। यही तो हो रहा है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना इफिशियंट है, तो ये एफिशिएंसी आ कैसे रही है? तो बेटा इस एफिशिएंसी के पीछे होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्यों? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट, लेकिन ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग बात करें ना बेटा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, तो बेटा ये जो टर्म है, कौन सा चलेगा, अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टर्म है, ये सबसे पहले पॉल एलरिच ने दिया था। पॉल एलरिच, पॉल एलरिच ने दिया था ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? तो बेटा इट इज अ कैस्केड, इट इज अ एंजाइम कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहले लिख लेता हूं, इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 50 प्लाज्मा प्रोटीन्स, 50 plasma proteins, most of which are synthesized by liver, most of which are synthesized by hepatocytes, लिख दूं? हेपेटोसाइट्स। आप बोलोगे सर मोस्ट ऑफ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं विच आर सिक्रीटेड बाय सर्टेन सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। बात समझ में आ रही है? तो हिपैटोसाइट्स करते ही हैं, साथ में कुछ हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स भी करते हैं, जिसमें बेसोफिल हो सकता है, मास्ट सेल हो सकता है, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के सेल्स हो सकते हैं जो कि इनका सिक्रीशन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड बाय योर लीवर, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, अब देखना, अगर आप पुरानी किताब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा अराउंड 30 प्रोटीन्स, लेकिन जो नया रिसर्च है वो कहता है अराउंड 50 प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। कहीं पे 30 आएगा, कहीं पे 50 आएगा। सिंस मैंने बोला कि ये सिस्टम आज तक हम अच्छे से नहीं जानते हैं, तो डेली इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च चल रहा है, और रोज कुछ ना कुछ नए फैक्टर्स, नए सब यूनिट्स आते रहते हैं। तो नेवर वरी, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको 30 सब यूनिट्स भी मिलेगा। ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे गलत पढ़ा दिया है या आपने गलत पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं बेटा, कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखना। मेजर प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आते हैं बेटा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड C9। तो इनका नाम ही हमने ऐसे ही रखा है, सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जितने भी प्रोटीन्स हमने खोजे, उनको हमने C1, C2, C3, C4 ऐसे करके नाम दे दिया। अच्छी बात है, आसानी है हमें याद करने में। थैंक यू टू दीज साइंटिस्ट, भगवान करे ऐसे ही बाकी जब सब जगह भी करें ये, ठीक है। नहीं तो नाम रटते रटते हालत खराब हो जाती है। अब ये जो C1, C2, C3 से लेकर के C9 तक नॉमेनक्लेचर किया गया ना, ये नॉमेनक्लेचर इनके सीक्वेंस पे नहीं है कि ये किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में यूज होते हैं, नहीं। दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, ठीक है। नंबरिंग ऑफ दीज प्रोटीन्स, ये किस में है? इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, ठीक है बेटा। एक और चीज समझना, इनमें से आप बोलोगे सर 50 बोल रहे थे, यहाँ तो 9 लिखवाए आपने, तो बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी है।
देखो बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और इसमें एक एक जो लिखवाया है ना, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे अगर मैं लिखा हूं यहाँ पे C1, तो बेटा C1 अकेला नहीं है, C1 के अंदर ना 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, C1Q, C1R, C1S लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक तरह का एक ही प्रोटीन है। अब जैसे मान लो C1Q की बात करूं तो वो 6 प्रोटीन्स हैं, C1R की बात करूं तो 2 प्रोटीन्स हैं, C1S की बात करूं तो 2 प्रोटीन्स हैं। यस, वो भी अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। इसमें और भी कुछ प्रोटीन्स आएंगे, जैसे फैक्टर P आएगा, फैक्टर D आएगा, ठीक है, प्रोपीडीन हम लोग बोलते हैं, हाँ, फैक्टर्स, ठीक है। सो ये तो कॉम्प्लीमेंट के डायरेक्ट मेजर प्रोटीन्स हैं जिनको हमने C1 से लेकर के C9 तक दे नाम दे दिया। इसके अलावा भी इनमें कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे फैक्टर D एंड फैक्टर P प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। अदर प्रोटीन्स ऑफ दिस सिस्टम में आते हैं जैसे बेटा फैक्टर D, फैक्टर P एटसेट्रा। देखो सब कुछ तो मुझे भी नहीं आता, ठीक है, जो आपके काम की है, जिसका रोल हमारे पास वेल डिफाइंड है, वो तो आप पढ़ लो, बाकी सब किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो इस तरह की चीजें होती हैं। यहां तक समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, बेसिक डेटा है। अब जो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इनके जो भी प्रोटीन्स हैं C1 से लेकर के C9 तक, मेजर जो प्रोटीन्स हैं, ये सब के सब बेटा अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इन द प्लाज्मा, इन द प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा पूल बनाते हैं बेटा ग्लोब्यूलिन्स का। याद कीजिए, जब आपने बेटा ब्लड पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स में मेजर प्रोटीन था एल्ब्यूमिन, राइट? कुछ याद रहा बेटा? हाँ जी, ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली वाटर है, और वाटर के बाद जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। नॉट 45%, 6 to 8% वर प्लाज्मा प्रोटीन्स। यस, यस, बहुत बढ़िया है ना बेटा। ये चीज हमने पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा के में मोस्टली आपका क्या है, वाटर है, 90 to 92% इज वाटर, एंड 8 to 10% इज योर ऑर्गेनिक पार्ट। उस ऑर्गेनिक पार्ट में 6 to 8% अलोन इज प्लाज्मा प्रोटीन्स, और बाकी के पार्ट्स में आपका कार्बोहाइड्रेट भी था, लिपिड्स भी थे, विटामिन भी थे, बाकी जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, वेस्ट, सब कुछ उसी में था, आयंस वगैरह सब उसमें थे, राइट। तो ये जो आपका बेटा 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स है, उनमें से मेजर पार्ट कौन सा था? एल्बुमिन। सेकंड मेजर पार्ट 2 to 2.5% वाज ग्लोब्यूलिन्स, राइट। और उस ग्लोब्यूलिन्स का 10% प्रोटीन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, 10%, विच इज अ मेजर फैक्टर, मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, अराउंड 10% ऑफ प्लाज्मा globulins is your proteins of complement system, ठीक है बेटा। अब देखो जरा सा, ये 10% तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं बेटा, एक और चीज याद रखना, कुछ कुछ चीजों की एनालॉजी दे रहा हूं ताकि आप याद रख सको। जब भी हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था, है ना, क्लॉटिंग कैस्केड जब हमने पढ़ा था ना, एक्सट्रिंजिक पाथवे, इंट्रिंजिक पाथवे, वो जैसा पाथवे था वैसा ही कुछ कुछ पाथवे बेटा, मिलता जुलता पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस तरीके से वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, 12-13 फैक्टर्स थे, हाँ, जिसमें से एक एब्सेंट है, तो टोटल 12 ही हो जाते हैं, है ना। तो जो भी फैक्टर्स थे वो सब अपने इनएक्टिव फॉर्म में थे, और उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट आकर के एक्टिवेट कर रहा था, नहीं, जिसको हमने बोला था कि कैस्केड प्रोसेस है, क्योंकि एक अगर एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, राइट, दैट वाज अ कैस्केड प्रोसेस। यही तो पढ़ा था हमने। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ऑल्सो अ कैस्केड प्रोसेस। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा के अंदर इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जाइमोजन स्टेट में रहते हैं, प्रो एंजाइम के स्टेट में रहते हैं,
ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है ना, इनको हमने क्लासिफाई नहीं किया है एक्चुअली। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसलिए हमने ग्लोब्युलिन्स में डाल दिया है ना बेटा। जो लोग ऑनलाइन है, इनका सवाल ये है, अमान का सवाल ये है कि ये जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स हैं, इनको हम कहाँ रखेंगे, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन। ऑब्वियसली दे आर ग्लोब्युलिन, ठीक है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इनको हम कहीं पे भी नहीं रख रहे हैं, बस ग्लोब्युलिन्स के नाम से छोड़ दिया है, ठीक है। चलो जी। अ, जो भी प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये सब कहाँ रहते हैं बेटा? दे रिमेन इन इनएक्टिव फॉर्म इन प्लाज्मा, दैट इज प्रो एंजाइम, दैट इज जाइमोजन, ठीक है। और इनका जो एक्टिवेशन है वो सिक्वेंशियल फैशन में होता है, याद रख लीजिएगा। आर एक्टिवेटेड इन सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि ये क्या है, कैस्केड प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब जब भी हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन की बात अच्छा, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या, करता क्या है, नहीं फिर हम लोग आएंगे कि ये कैसे एक्टिवेट होता है, कितने तरह के पाथवेज हैं, वो सब हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है which helps in the activation of your phagocytic cells, which helps in the recruitment of the WBCs or phagocytic cells, and it also helps in the killing of the foreign particle or foreign organism, ठीक है। तो इसका मेजर काम क्या है बेटा? मेजर काम ये है कि जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये उस एरिया में ब्लड की परमियाबिलिटी बढ़ा देगा। मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके ऊपर स्मूथ मसल्स लगे होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी के पोर बड़े बड़े हो जाते हैं। सो उस एरिया में बेटा जो WBCs हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस लोकल एरिया में बेटा WBC ज़्यादा जमा होगा, ब्लड से प्लाज्मा ज़्यादा निकल करके जमा होगा, जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा, WBC का रिक्रूटमेंट होगा, WBC का एक्टिवेशन होगा, और जब WBCs वगैरह के एक्टिवेशन होंगे देन इट विल हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स एंड द पैथोजेंस। इट विल ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट किलिंग ऑफ द पैथोजन। कैसे? तो जैसे बेटा टी सेल्स में आपने पढ़ा था कि परफोरिन बनता है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो पैथोजेनिक सेल है या जो भी फॉरेन सेल है उसके ऊपर एक बड़ा सा पोर क्रिएट कर देता है, ठीक है, बड़ा सा पोर क्रिएट कर देता है, और जिसको हम लोग बेटा अटैकिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बाद में देखेंगे कैसे बनता है, वो सब दिखाऊंगा आज। तो बड़ा सा एक पोर बना देगा जिसकी वजह से जो सेल है वो मर जाएगा। तो ये मेजर 3-4 काम जो है वो एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। लिख लेते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम व्हेन एक्टिवेटेड, जब एक्टिवेट होगा तभी, एक्टिवेटेड लीड्स टू नंबर 1 डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है बेटा। इसकी वजह से क्या होगा? इट विल लीड टू इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है? वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इट विल लीड टू रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन of WBCs, and finally killing the pathogenic
माइक्रोब्स। तो ये काम है किसका? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। क्लियर है? कैसे होता है ना, एक थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं, फिर हम लोग तो बात करेंगे ही। ये देखो बेटा, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोटीन्स, यहाँ देखो C5b है, C6 है, C7 है, C8 है और C9 के बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, और ये मिल करके ये सेल मेम्ब्रेन है किसका? पैथोजन का। उसके ऊपर एक बड़ा सा पोर क्रिएट कर दिया, और पोर जैसे ही क्रिएट होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब जो सेल है, पैथोजेनिक सेल है, मान लो बैक्टीरिया है, वो अपना बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा, यहाँ के जितने भी आपके आयंस वगैरह हैं सब बाहर निकलने लगेंगे, डिफ्यूजन होने लगेगा, बाहर से पानी अंदर घुस जाएगा, सेल स्वेल होकर बस्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके का मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है? तो मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करवा देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिससे कि ये डायरेक्टली किसी पैथोजन को किल कर सकता है। नहीं, सेल टू सेल मीडिएटेड आप तब बोलते जब एक सेल करवा रहा है, ये तो प्रोटीन करवा रहा है। जब तक C5 नहीं आएगा तब तक C6 नहीं आएगा, तब C7 नहीं होगा, C8 नहीं होगा, तब तक C9 नहीं होगा। तो this C5 and whole process will aid in the polymerization of C9 and formation of this um, अभी मैंने क्या बोला था? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है? दिस इज मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये कैसे होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स, ये मैक है बेटा, है ना? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, वो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं ना, मैक, मैकबुक्स, ये वो मैक है। ठीक है, अच्छा काम करता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। यस, या हम इसको कई बार MAS भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम और सिस्टम, MAS। क्लियर है जी? चलो जी स्टार्ट कर लें पढ़ना इसको। चलिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने जो देखा है बेटा, हमने ये बोला कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तब वो ये सारा काम करेगा। जिस भी टिश्यू में जहां पे भी ये एक्टिवेट होगा, वहां के कैपिलरीज को डायलेट करवा देगा बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। जब परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पे ज्यादा ब्लड प्लाज्मा डिपॉजिट होगा, राइट? WBCs की परमिएबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी होगा, साथ में रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ WBCs होगा, एंड लास्टली बेटा किलिंग ऑफ द पैथोजन होगा। क्लियर हो गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट कैसे होगा? मेजर आपका जो क्लास है वो इसी पे डिपेंड करता है, यही हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने के लिए तीन तरह के पाथवेज हैं। देयर आर 3 पाथवेज। ओके, पाथवेज फॉर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तीन तरह के पाथवे बेटा। सबसे पहला जो पाथवे है, जो सबसे पहले खोजा गया था, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल पाथवे। जो दूसरा पाथवे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लेक्टीन पाथवे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, हाँ जी, किससे पूछूं? हाँ जैमिन, लेक्टिन वर्ड कभी इससे पहले सुना था क्या आपने? कहीं सुना है आपने? क्योंकि पढ़ाया हूं, अगर बोलोगे नहीं तो कुटाई करूंगा मैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? चलो जी, एक लेवल तो सही है। होता क्या है? चलो किसी और से पूछ लेता हूँ। हाँ जी अमार, लेक्टिन क्या होता है बेटा? यस लिसनिंग, अमार।
आर यू देयर? आयुष, होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करता है, पर होता क्या है? प्रोटीन्स। नाइस। हाँ जी बेटा, याद आ गया। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड लेक्टिन्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड लेक्टिन्स। ठीक है जी, याद आ गया आप लोग को, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पढ़ाया था हमने। अब लेक्टिन से जितना आपने पढ़ा है ना, वो कुछ नहीं है। ये मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने पढ़ लिया है कि इंसान को होमोसेपियंस बोलते हैं, बस बाकी कुछ नहीं जानते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, इतना ही से नॉलेज है। लेक्टिन्स आर अ बिग ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, बिग बिग वेरी बिग ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और ये बहुत सारी जगह पे काम आते हैं बेटा, सेल सिग्नलिंग में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, इम्यूनोजेनिसिटी में। ठीक है, बहुत जगह पे काम आते हैं बेटा। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि लेक्टिन्स कैसे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। थर्ड एंड लास्ट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे, या इसी को बोलते हैं प्रोपेरेडिन पाथवे, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरह के पाथवेज होते हैं बेटा, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, देखिए जरा सा, सबसे पहला, इसको हम लोग बाद में करते हैं, अच्छा चलो पहले दिखा देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल पाथवे। देखो बेटा, क्लासिकल पाथवे कुछ ऐसा होता है, एक बार देख लो, फिर हम लोग बात करेंगे, दोबारा इस डायग्राम को हम रिविजिट करेंगे। ये देखिए बेटा, ये मान लो कि ये एक मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन है। किसका मेम्ब्रेन है? हम मान के चलते हैं कि ये पैथोजन का मेम्ब्रेन है, राइट, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन मान लेते हैं, दिस इज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन बेटा। अब ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सरफेस एंटीजन लगा होगा, ये रेड वाला क्या है? सरफेस एंटीजन। तो बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एंटीजन्स लगे हैं गोल गोल, इस एंटीजन के अगेंस्ट मेरा जो अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, उसने कुछ एंटीबॉडीज बनाई थी। कैसे बनाई थी हमें मालूम है, ये बैक्टीरिया पहली बार आया होगा, मैक्रोफाज ने इसको इनगल्फ किया होगा, उसको डाइजेस्ट किया होगा, लेकिन इसके सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया होगा, कुछ प्रोटीन को उसने प्रोसेस करके एंटीजन की तरह अपने जो MHC2 है उससे रिप्रेजेंट कर दिया होगा, अगर ये प्रोटीन है तो, राइट, और उस समय वो कहलाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है उसने दिखाया होगा हेल्पर टी सेल को, हेल्पर टी सेल फिर इस एंटीजन को लिया होगा और कुछ इंटरल्यूकिन सिक्रीट किए होंगे, मतलब साइटोकाइंस, राइट, और वो जा करके बेटा मैच्योर बी सेल्स को दिखाया होगा ये एंटीजन, प्लस IL-2 उसको बोला होगा भाई ये एंटीजन है और इसके अगेंस्ट तुम अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करो। फिर वो बी सेल के अंदर जेनेटिक रीअरेंजमेंट हुआ होगा बेटा, याद करो ये सब कुछ, VDJ रिकॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जंक्शनल चेन में रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से वो जो बी सेल है इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना चालू कर दिया होगा। बात समझ में आ रहा है? अब उस एक सेल से तो काम चलेगा नहीं, वो जो सेल बना था बी सेल, अब ये कहलाएगा एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल। एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल बेटा माइटोसिस से जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोनल प्रोपगेशन, राइट। अब बहुत सारे सेल्स बनेंगे ऐसे जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ VDJ रिकॉम्बिनेशन है, सो दैट दे विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, और उन्होंने लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी बनाया, ऐसा एंटीबॉडी जिसका वेरिएबल डोमेन इज अ स्पेसिफिक फॉर बाइंडिंग ऑफ दिस एंटीजन, राइट बेटा। ये जो आपके बेटा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ये जो हमारे प्लाज्मा बी सेल हैं, ये बहुत फास्ट स्पीड से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। कितना फास्ट स्पीड से बेटा? तो ऑलमोस्ट अराउंड दे कैन प्रोड्यूस 2 लाख एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इन अ सेकंड, इट्स दैट फास्ट। इन एक्यूट इन्फेक्शन दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2 lakhs ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर सेकंड, इनक्रेडिबली फास्ट बेटा। मतलब कोई फैक्ट्री आप नहीं देखोगे जो इतना फास्ट काम कर रही है, क्लियर है? इसीलिए हम लोगों ने तो बोला था कि प्लाज्मा बी सेल आर द फैक्ट्री फॉर एंटीबॉडी। ठीक है बेटा, तो ये फैक्ट्रीज हैं, वहां से ये एंटीबॉडी आई थी,
और एंटीबॉडी क्या होती है बेटा? दे आर गामा ग्लोब्यूलिन्स, या हम इनको बोल देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, राइट? सो दीज आर आई जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है जी। आईजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी आकर के जो भी बैक्टीरियाज और भी सिस्टम में मेरे होंगे, मेरे बॉडी के अंदर होंगे, उनके एंटीजन पे चिपक गई। अब बेटा एंटीबॉडी चिपकने से बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बात समझ में आ रही है? अब जो ये एंटीबॉडी चिपका है ना, ये एंटीबॉडी कुछ ऐसा करेगा जिससे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस बैक्टीरिया को मारेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्टिवेट करेगा? इसका सबसे पहला जो पाथवे है, सबसे पहले जो हमने पाथवे ढूंढा था, उसको हमने नाम दिया क्लासिकल पाथवे, राइट? और वही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये IgG है, ये कौन सा IgG होगा? ये मोस्ट लाइकली IgM होगा या IgG होगा, ठीक है। आई एम सेइंग कि इट कैन बी आइदर IgM और IgG, ठीक है बेटा, क्लियर है जी? अब ये जो IgM या IgG है, कोई भी जो एंटीबॉडी होता है ना बेटा, इसके पास 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। कहाँ कहाँ पे? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल आप लोग जानते हो ये सब कुछ। कोई भी जो एंटीबॉडी है, इसके पास यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एक ये भी तो साइट है बच्चा, नीचे ये वाला सी टर्मिनल पे ऑफ द हेवी चेन्स, दिस इज कॉल्ड FC डोमेन। इसको हम बोलते हैं FC डोमेन। और ये किससे बाइंड करता है? FC रिसेप्टर से। इसको हमने क्या बोला था? FC डोमेन। और ये बाइंड करता है FC रिसेप्टर से। अब समझो, आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनमें आइसोटाइप स्विचिंग होती है या क्लास स्विचिंग होती है। मैंने बोला था कि एक ही एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन कैन बी ऑफ IgA टाइप, IgG टाइप, IgM टाइप, IgD टाइप, E टाइप, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन। क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है वो सिर्फ हेवी चेन है, लाइट चेन तो ऊपर ही खत्म है। बात समझ में आ रही है? तो हेवी चेन कई तरह के होते हैं, आपको पढ़ा था, अल्फा टाइप, म्यू टाइप, एप्सिलॉन टाइप, डेल्टा टाइप। नहीं, ए में अल्फा टाइप होता है, एम में म्यू टाइप होता है, डी में डेल्टा टाइप होता है, ई में एप्सिलॉन टाइप होता है, राइट? और कौन सा छूट गया? जी में गामा टाइप होता है। क्लियर बेटा? तो ये सब हमने पढ़े थे। अब देखो, तो अब जो भी FC डोमेन होगा, ये भी हेवी चेन अगर बदलेगा तो FC डोमेन भी बदल जाएगा। अरे हाँ ना, सोचो कि अगर मैं यहाँ पे IgD है तो IgD का हेवी चेन क्या होगा? डेल्टा टाइप, तो उसका FC डोमेन अलग होगा, डेल्टा टाइप होगा। अगर ये IgA है तो यहाँ पे हेवी चेन क्या होगा? अल्फा टाइप, तो अल्फा टाइप FC डोमेन होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द मॉलिक्यूल, द FC डोमेन कैन बी ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चा, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं सबको ओके बेटा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है क्योंकि आपने इम्यूनोलॉजी थोड़ी सी पढ़ रखी है। अब देखो, तो ये जो मेरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसका सबसे मेजर और सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड C1। दैट इज कॉल्ड C1। यहाँ देखो बेटा, दिस इज C1, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स is called C1। दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड C1। अब इस C1 को जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 क्या है बेटा? C1Q। यानी कि C1 जिसको मैंने एक प्रोटीन लिख दिया था, मेजर प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 6 C1Q सब यूनिट्स एंड 2 C1R, एक इधर एक पीछे है, एंड 2 C1S। लिख लेना बेटा, समझ लेना कि यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे भी 2 होते हैं। बोल रहा हूँ, मान लीजिए, हाँ ये 3 डायमेंशनल है, ये तो 2D फिगर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को एक्स्ट्रापोलेट कर लो, ठीक है बेटा। तो ये पूरा एक ऐसा ट्राइपॉड, कैमरे के ट्राइपॉड के जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया है। इस स्ट्रक्चर में जो C1Q है, C1Q हैज द डोमेन for binding with IgG and IgM type of antibodies।
किसके लिए होता है बेटा? IgG एंड IgM। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा अगली स्लाइड पे, ये सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी। क्लियर है? यानी कि जो क्लासिकल पाथवे है ये तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीबॉडी कौन सा हो, IgM हो या IgG हो। अगर IgD, E, A एंटीबॉडी होंगे तो उससे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है बेटा। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब देखो, तो ये जो वो सारे के सारे एंटीबॉडीज विच हैव दी, या ऐसे मैं बोलता हूं, आई एम रीफ्रेजिंग बिट बेटा, C1q के पास जिस जिस एंटीबॉडी का FC डोमेन होगा सिर्फ उसी से ये बाइंड करेगा, दूसरे से बाइंड नहीं करेगा। ठीक है जी, चलो ये डोमेन से बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद ये C1R और C1S को भी एक्टिवेट कर देगा। जब ये पूरा का पूरा C1 एक्टिवेट होता है तो ये सबसे पहले बेटा C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फोर्थ प्रोटीन को क्या करेगा बेटा, ये इसको ये क्लीव कर देगा, क्योंकि C1 जो है ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इट इज अ एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पे जितने भी हम लोग बात करेंगे मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये C1 को तोड़ेगा इनटू टू पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स नहीं है, यहाँ पे भले ही डायग्राम में आपको दो इक्वल पार्ट दिख रहे होंगे लेकिन इक्वल होता नहीं है, लिख लेना। ठीक है, C4A एंड C4B। जो A है वो मोस्टली छोटे सब यूनिट को बोलते हैं और B लार्जर सब यूनिट को बोलते हैं। A के बाद B आता है तो B बड़ा है, मान लो B बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बेटा याद रख लीजिएगा, मैं आगे लिख दिया हूं स्लाइड में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बहुत जगह पे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्रेक होंगे दो पार्ट में, जिनको हम डिनोट करेंगे A और B से। जैसे C4 यहाँ पे टूटा है, C4A एंड C4B। A वाला छोटा सब यूनिट होता है और B वाला बड़ा सब यूनिट होता है ऑफ्टन, मोस्टली। इसका एक एक्सेप्शन है C2 प्रोटीन। हाँ, C2 में A बड़ा होता है, B छोटा होता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है जी, बाद में करेंगे, लेकिन लिखे हैं आपको स्लाइड में, सब कुछ मिल जाएगा। तो C4 टूट गया C4A और C4B में। याद रख लीजिएगा जो छोटा सब यूनिट होता है ये सॉल्युबल फैक्टर होता है, जो छोटा सब यूनिट होता है वो सॉल्युबल फैक्टर होता है, एंड इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और इट विल एक्ट एज अ एनाफाइलोटॉक्सिन। ठीक है बेटा, मतलब एनाफाइलैक्सिस कॉज करने वाला जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोल देते हैं एनाफाइलोटॉक्सिन। अब ये एनाफाइलैक्सिस वगैरह क्या होता है थोड़ा देर वेट करिए, आएंगे उस पर। क्लियर है? हाँ हाँ, पेनिसिलिन वाला केस आपको मालूम है, बस 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, है ना, आएंगे उस पर भी। तो C4A ये क्या होगा बेटा, स्मॉल, और ये क्या होगा, लार्ज। जो स्मॉल है ये सॉल्युबल होता है तो ये सेल के अंदर चला जाएगा, और C4B जो है ये मेम्ब्रेन पे ही रुका रहेगा, वहीं पे जहां पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा है वहां पे चिपक जाएगा। अब ये जो C4B बन गया इसको रहने देते हैं। ये जो C1 है ये सिर्फ C4 पे काम नहीं करेगा, ये C2 पे भी काम करेगा। किस पे काम करेगा, C2 पे, और C2 को क्लीव कर देगा C2A एंड C2B। C2A इज अगेन नहीं, उल्टा यहाँ पे, दिस इज लार्ज और ये स्मॉल है, बस यही एक एक्सेप्शन है पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। ठीक है बेटा, अब देखो C2B जो है वो छोटा है तो ये सॉल्युबल है, निकल गया, और जो लार्जर पार्ट है C2A ये वहीं पर रुक गया। जिस मेम्ब्रेन पे ये सारा एक्टिवेशन हुआ है उसी मेम्ब्रेन पे अब ये C2A और C4B दोनों लार्ज सब यूनिट्स चिपक गए, और चिपक करके इन्होंने मिल करके एक नया एंजाइम बना दिया, दैट इज कॉल्ड C3 कन्वर्टेज। दैट इज कॉल्ड C3 कन्वर्टेज। ठीक है बेटा, याद रखना कि जैसे आपने बेटा ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था, फैक्टर 10। मेन फैक्टर कौन था, फैक्टर 10। अगर फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो वो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोटीन बना देगा, एंजाइम बना देगा, और उसके बाद से बाकी का कैस्केड चालू हो जाएगा। चाहे इंट्रिंसिक पाथवे था या एक्सट्रिंसिक पाथवे था, दोनों का पर्पस क्या था कि आकर के 10 को 10A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर देना। यानी कि हु वाज द पाइवेटल फैक्टर इन द ब्लड क्लॉटिंग, फैक्टर 10। हाँ जी बच्चा, सुहाना,
सॉरी, सुहानी, अनामिका, राघव, जामिन, अमार, आयुष, समझ में आ रहा बेटा ये सब? ठीक है। तो जैसे हमारे ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड पाथवे में फैक्टर 10 प्लेज द पाइवेटल रोल, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C3 प्लेज द पाइवेटल रोल। C3 प्लेज द पाइवेटल रोल। तो कोई भी पाथवे हम पढ़ेंगे, चाहे क्लासिकल हो, लेक्टिन हो या ऑल्टरनेट पाथवे हो, सबका एक ही एम है, ठीक है, कि किसी भी तरह से करके हमें C3 कन्वर्टेज को बना देना है। जैसे ही C3 कन्वर्टेज बनेगा, आगे का पाथवे तो कॉमन है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 3 पाथवे आप पढ़ोगे आज, क्लासिकल, लेक्टिन एंड ऑल्टरनेट, इन तीनों में सिर्फ अंतर कहां होगा कि बाय विच रूट C3 कन्वर्टेज इज फॉर्म्ड। क्लियर है? हाँ जी बेटा। तो यहां पे C3 कन्वर्टेज कैसे बन रहा है? C1 ने C2 और C4 को तोड़ दिया इनटू C2A एंड C4B। C2A एंड C4B कंबाइंडली एक्ट एज C3 कन्वर्टेज। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड क्लासिकल पाथवे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चा, ओके। चलो जी बेटा, तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी बैक्टीरिया मरा नहीं है। जब ये मरेगा कब? जब मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैक या MAS बनेगा, तब मरेगा। लेकिन वो कैसे होगा, वो आगे की कहानी C3 कन्वर्टेज के बाद वाली हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ जी बेटा, C3 जो है वो C5 को कन्वर्ट करेगा, C4 नहीं, C4 यहाँ पे हो चुका है ना। और C5 जो है वो टूटेगा C5A और B में। B जो है वो C5B C6 से जुड़ेगा, C6 C7 से जुड़ेगा, C8 से जुड़ेगा, फिर C9, और वो सब मिल करके बन जाएंगे मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम, और उससे बैक्टीरिया के अंदर एक छेद हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। आइडिया लग गया आपको? Yes, yes, absolutely. C3 convertase is the thrombokinase of the blood clotting cascade process. बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने बोला कि ये पाइवेटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिकल पाथवे के बारे में। देख लेना। देखो, जब भी हम क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं ना बेटा, तो ये किससे किससे एक्टिवेट होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि C1 को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला चीज होता है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। समझो, यानी कि एंटीबॉडी जो बी सेल ने बनाया, वो सिर्फ जाकर के एंटीजन से चिपक गया, और चिपकने के बाद उसने क्या किया? क्लासिकल पाथवे को चालू कर दिया, और क्लासिकल पाथवे जाकर के उस सेल को मारेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इज पार्ट ऑफ अक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स ऑल्सो। अरे हाँ ना, राइट? अरे जल्दी बोलो। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा चीज है ना जो इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है और आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट है। ये दोनों में रोल प्ले कर रहा है भाई। जैसे नेचुरल किलर सेल को मैं, हाँ जी बेटा, वो भी दिखाऊंगा, बस रुक जाओ थोड़ी देर, अभी उसमें और भी डिटेल्स है। क्लियर है? यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका पार्ट है, इनेट का या अक्वायर्ड का, आप बोलोगे दोनों का। ठीक है, किसी एक पे नहीं चिपकेंगे। जैसे नेचुरल किलर सेल दोनों जगह पे काम करता है, इट वर्क्स एट द इंटरफेस ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी दोनों के इंटरफेस पे काम करता है। क्लियर? अब देखो, तो इसका पहला एक्टिवेशन किसने कर दिया? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने यहां पे देखा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। याद रख लीजिएगा बेटा, जो फ्री एंटीबॉडी होता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है। यस, नहीं बेटा, याद रख लीजिएगा, कभी भी फ्री एंटीबॉडी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, आ जाओ। अब इस सवाल में ना बेटा केमिस्ट्री कम है और फिजिक्स ज्यादा है। देखो, अगर कोई भी एंटीबॉडी है जो कि फ्री है, मतलब मेरे लिम्फेटिक सिस्टम में या मेरे ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूव कर रही है, जो एंटीबॉडी किसी एंटीजन से चिपक जाएगी वो वहां पे चिपकी रहेगी, फिक्स हो जाएगी एक सबस्ट्रेट पे। जो नहीं चिपकी है, एंटीजन से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाई है, वो तो बेटा ऐसे ही मूव कर रही है फ्रीली। और कोई भी फ्री मूविंग जो एंटीबॉडी होता है ना, उस पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मूव कर रही है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वहां पे जुड़ नहीं पाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है वो डिसोसिएट होता रहता है। ठीक है बेटा, इसीलिए कभी भी फ्री एंटीबॉडी
जो होती है, फ्री मूविंग सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। साथ में कुछ वायरसेस होते हैं, तो सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है, वायरस भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है बेटा? भैया बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, तो वायरस के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। नेक्रोटिक सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? यस, नेक्रोसिस, द सेल्स अंडरगोइंग नेक्रोसिस, मतलब एपोप्टोटिक सेल्स, जो सेल्स मर रहे हैं। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें कि सबसे पहले सेल मरना चालू करता है। जब सेल मरने लगता है ना, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक करने लगता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे क्रम्बल हो जाता है, फोल्ड होने लगता है, और तब हम इसको बोल देते हैं नेक्रोटिक सेल। बात समझ में आ रही है? तो अ सेल इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस इज अ नेक्रोटिक सेल, मरता हुआ सेल। ठीक है? अब आप बोलोगे नेक्रोसिस कैसे कर सकता है बेटा? नहीं, नेक्रोसिस में बस्टिंग जरूरी नहीं कि बस्टिंग ही हो। यस, उनमें बस्टिंग होती है, वो भी नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है? अब नेक्रोसिस में कई बार ऐसा होता है कि जो मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। याद कीजिए, जब आप लोग सेल बायो पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके दो लिफलेट होते हैं, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक लिफलेट एंड साइटोसोलिक लिफलेट, और ये दोनों लिफलेट सिमिलर इन कंपोजिशन नहीं होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। हाँ जी, फॉस्फोलिपिड में लेसिथीन जो है वो आउटर लेयर में ज्यादा होता है, लेकिन लिपिड्स लाइक इथेनोलामीन, लिपिड्स लाइक सीरीन, राइट, या फिर इनोसिटॉल्स, ये सब इनर लिफलेट पे ज्यादा होते हैं, आउटर लिफलेट पे बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। When a cell is undergoing apoptosis और necrosis, तो ये अंदर वाले जो लिपिड हैं वो ऊपर वाले लेयर पे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लिपेज एक्शन, फ्लिपिंग, जिसको आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो, राइट? और उसकी वजह से बेटा सेल्स को हम पहचान पाते हैं, हम मतलब डब्ल्यूबीसी पहचान पाते हैं कि दिस इज अ नेक्रोटिक सेल्स, और उसका क्लियरेंस कर देते हैं। ओके, चलो बेटा अब देख लो, तो नेक्रोटिक सेल्स भी क्लासिकल पाथवेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर कौन एक्टिवेट कर सकता है? सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स। सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ओ भाई ये क्या चीज है? सब सेलुलर मतलब सेल के अंदर के मेम्ब्रेन। सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जनरली जब कोई भी सेल नेक्रोसिस में जाता है तो, या एपोप्टोसिस में जाता है, तो कई बार ये एपोप्टोसिस जो होता है अगर इंट्रिंसिक पाथवे से इनिशिएट हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया ना बहुत सारा किसी सेल का, तो भी वो सेल मरता है, और उस केस में सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स विल एक्ट एज अ रोल। ठीक है? अब ये कभी और हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एपोप्टोसिस, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। तो बस अभी समझ लो कि अगर किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया ना बियॉन्ड रिपेयर, तो भी वो सेल एपोप्टोसिस में जाएगा, और उसका क्लासिकल पाथवे के थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हेल्प से हम क्या कर देंगे? रिमूवल कर देंगे। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ठीक है? एपोप्टोसिस इज नॉट जस्ट सुसाइडल बैग का एक्शन, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है? चलिए, तो सब सेलुलर करते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं एग्रीगेटेड एंटीबॉडीज। अब बोलोगे कि हाँ, यस, अब आप बोलोगे एग्रीगेटेड एंटीबॉडीज होना तो हमारे लिए खराब हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर मान लो कि आपके बॉडी में कोई टॉक्सिन आ गया है, कोई टॉक्सिन आ गया है, तो उस टॉक्सिन के चारों तरफ एंटीबॉडी चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेशन ऑफ एंटीबॉडी हो जाएगा। अब वो टॉक्सिन तो मूवेबल है, वो बैक्टीरिया की तरह चिपका हुआ नहीं है, या फिर अगर बैक्टीरिया भी है तो कई बार बैक्टीरिया भी फ्लोइंग स्टेट में रहते हैं। तो कहीं पे भी अगर एंटीबॉडीज एग्रीगेट हो गई है ना, दैट आल्सो लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट वाया क्लासिकल पाथवे। क्लियर है? नहीं? ठीक है? और लास्टली हम लोग बात करते हैं बेटा बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स, जिनको हम प्लैक्स भी बोलते हैं, जैसे कि हम अल्जाइमर्स में देखते हैं। यस, अल्जाइमर्स के लेकिन वो एग्रीगेटेड है ना, तो उसके साथ बहुत सारा C1 कॉम्प्लेक्स चिपक जाएगा, और वो एक अडियरेंस की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाकी प्रोटीन्स वहां पे रुक पाएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम कर पाएगा।
हाँ जी, टॉक्सिन भी उसी तरीके से करता है। इसीलिए बेटा समझो कि अगर एक-एक एंटीबॉडी है तो उससे कभी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एग्रीगेटेड एंटीबॉडी है या एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, देन इट विल लीड टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन वाया क्लासिकल पाथवे। क्लियर हो गया? अब देखो, हमने फिर क्या बोला, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स। अल्जाइमर्स वगैरह के केस में जहाँ पे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, अमाइलॉइड प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है? तो वो भी क्लासिकल पाथवे को इंड्यूस कर देते हैं। यानी कि अगर सोचो हमारा क्लासिकल पाथवे सही से काम करेगा तो किसी को अल्जाइमर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमाइलॉइड फाइब्रिल्स को हटा देगा। लेकिन बुढ़ापे में हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए अल्जाइमर्स इज मोर प्रोन इन ओल्ड एज पीपल। अमाइलॉइड प्लैक्स का एक सर्टेन जब साइज बनता है तभी वो एक्टिव होगा। बीटा अमाइलॉइड, ओके, प्रोफेसर समीर माझी, प्रोफेसर समीर माझी, हाँ, इनका सारा काम इसी पे है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एंड फॉर्चुनेटली ही इज़ वन ऑफ माई टीचर्स, है ना। हाँ, नाउ बीटा अमाइलॉइड का हमारा जो करंट हाइपोथेसिस है वो यही कहता है कि अगर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स बनते तो बहुत जगह पे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीटा शीट्स होते हैं, बहुत जल्दी स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल स्टेट होते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, अमाइलॉइड फाइब्रिल्स बोलते हैं। लेकिन अगर अमाइलॉइड फाइब्रिल्स एक सर्टेन कंसंट्रेशन से बड़े हो जाएं, इनका साइज एक सर्टेन कंसंट्रेशन से बड़ा हो जाए, थ्रेशोल्ड से बड़ा हो जाए, देन दे विल इनिशिएट अल्जाइमर लाइक डिजीज। तो अल्जाइमर प्रोग्नोसिस बढ़ा देते हैं। अगर छोटे हैं तो दे कैन बी हैंडल्ड बाय द क्लासिकल पाथवे, ठीक है। आ जाओ बेटा। अब देखो, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की, तो इसमें सबसे पहले कब होता है, ये इनिशिएट कब होता है, व्हेन C1 बाइंड्स टू एंटीबॉडी इन एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स या वायरसेस या एग्रीगेटेड एंटीबॉडीज या जो भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्टिवेट कब होता है, जब C1 बाइंड करता है, ठीक है। और C1 है क्या बेटा, C1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जिसमें कि C1Q 6 सब यूनिट में है, C1R 2 सब यूनिट का है और C1S 2 सब यूनिट का है, डाइमर्स है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, जो C1Q है हैज डोमेन फॉर IgM एंड IgG-Fc रिसेप्टर्स, और इसीलिए क्लासिकल पाथवे सिर्फ इन्हीं दो एंटीबॉडी से होता है, बाकी किसी एंटीबॉडी से नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, किस ऑर्डर में होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस ऑर्डर में होगा, IgM और IgG से तो होगा, लेकिन सारे IgG से नहीं होगा। याद रख लीजिएगा, IgG भी 4 तरह का होता है। IgG भी कितने तरह का होता है, 4 तरीके का होता है। हम लोग बोलते हैं IgG1, हाँ, IgG2, IgG3, IgG4, नहीं, IgG ही सिर्फ होता है और ये 4 तरीके का होता है, IG1 से लेकर के IG4 तक। हाँ जी, अरे रुक जाओ, अच्छा GA नहीं है सॉरी, ये गलती हो गई है, ठीक है, हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे। हाँ, ये IgA है। टाइपिंग में ना जी बार बार करते करते जी मेरे से टाइप हो गया होगा। हाँ। यस, उनमें परसेंटेज अलग अलग होता है। हम लोगों ने बहुत पहले कभी एक स्टेटमेंट नहीं बोला था आप लोग की क्लास में कि आप जो पढ़ रहे हो दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, बायोलॉजी का द, हाँ, तो आप जो देख रहे हैं या मुझे जो मालूम है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, बाकी तो बायोलॉजी पता नहीं कितनी अथाह है। हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा। तो C1Q के पास बाइंडिंग डोमेन होती है, अगर कोई पूछे कि C1 में कौन बाइंड करता है, C1Q सब यूनिट, राइट। एंटीबॉडी कौन सा क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करेगा, IgM और IgG, उसमें भी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कौन करता है, IgM, उसके बाद कौन करता है, IG3, उसके बाद कौन करता है, IG1, और उसके बाद कौन करता है, IG2। इसका मतलब IG4 जो है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मतलब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं करता है, ठीक है। तो IG4, IgA,
IgD and IgE do not have domain for, बेटा प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय टाइपिंग एरर्स, C1q, और इसीलिए नो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे। याद रह जाएगा। हाँ जी बच्चे, अमार, सुहानी, अनामिका, राघव, आयुष, जामिन, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या या बोर हो गया? आ गया? चलो जी बेटा, तो दिस इज क्लासिकल पाथवे, दैट्स इट। इतनी चीजें आप याद रखो। आई डोंट थिंक कि इससे कुछ पूछा जाएगा अधिक क्लासिकल पाथवे के बारे में। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आज तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में ना सुबह से उठ करके मुझे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिवाइज करना पड़ा है। मुझे अपने CSIR वाले नोट्स खोलने पड़े हैं। हाँ, ये गलती मैं नहीं करूँगा। अरे पता नहीं, अब सब ढूंढना पड़ता है कहीं कहीं से। पर मुझे अच्छा भी लग रहा है ओलंपियाड्स में आकर के, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी ना वो अब मुझे याद आ रही हैं, रिकॉल हो रही है, मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मुझे फोमो हो रहा है। अब मुझे लग रहा है यार रिसर्च क्यों छोड़ दिया मैंने। पहले तो नीट में आकर के लगता था हाँ भाई ठीक है, 4 चीज़ें पढ़ानी है, बात खत्म। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च पेपर है। अगर आप लोग मेरे गूगल स्कॉलर पे जाओगे तो मिलेगा, है मेरे पास काफ़ी। एक तो गैलेक्टीन पे है, लेक्टीन पे, हाँ, गैल 3 जो है मेरा पेपर, वो लेक्टीन का पेपर है। एनीवेज, आइए चलो जी बेटा, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड लेक्टीन पाथवे। आ गया लेक्टीन भाई, लेक्टीन पाथवे। और तुम लोग को मजे की बात बताऊं, उस पेपर में देखना मेन जो ऑथर हैं वो BG बालाकृष्णन है, जिनको कल फोन किया था। ठीक है। हाँ हाँ, यस, नहीं वो H है, दैट इज हर हस्बैंड, माधव सर, है ना। और अगर गलती से आप लोग वहाँ पहुँचो BARC तो देखेंगे। ठीक है, एनीवेज हाँ, मेरे कहने के तरीके ऐसे ही होते हैं। लेक्टिन पाथवे, लेक्टिन पाथवे क्या है बेटा? सुनिए क्लास, सुनते चलेंगे बेटा। देखो ये दूसरा पाथवे है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का, और जो लेक्टिन पाथवे है ये लेक्टिन प्रोटीन्स के थ्रू आपका हो रहा है। अब लेक्टिन्स आर प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू कार्बोहाइड्रेट, दैट बाइंड्स टू कार्बोहाइड्रेट, राइट। अब देखो बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जिनको हम बोलते हैं लेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? लेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, MBL, यहाँ पे जो MBL है बेटा, MBL का फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन बाइंडिंग लेक्टिन्स। मतलब ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि ऐसे लेक्टिन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो भी आपके सुगर्स होते हैं, क्योंकि लेक्टिन्स आर शुगर बाइंडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो मेम्ब्रेन शुगर पे जाके ये बाइंड करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं MBL। ठीक है, क्लियर है? आगे ये सब फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जनरली ऐसा मान लीजिए कि दिस इज अगेन योर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। बेटा याद रखो, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर मैनोज रेसिड्यूज लगे होते हैं। कौन से रेसिड्यूज लगे होते हैं? मैनोज। तो बैक्टीरियल अगर ये मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे या पॉलीसैकेराइड्स होंगे। आपको मालूम है ना बेटा कि मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, सिर्फ प्रोटीन हो सकता है, राइट। तो ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर कुछ ऐसे चीज लगा हुआ है, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा या फिर आपका ग्लाइकोलिपिड होगा या फिर सिर्फ पॉलीसैकेराइड होगा, चाहे कुछ भी हो, जिसके ऊपर बेटा मैनोज रेसिड्यूज लगे हैं। क्या लगे हैं? मैनोज रेसिड्यूज। तो दीज आर
मैनोज, ये सिर्फ और सिर्फ मैनोज से बाइंड करता है और किसी से बाइंड नहीं करता। शुगर में भी सिर्फ किससे बाइंड करेगा? मैनोज रेसिड्यू से। क्यों बेटा? क्योंकि मैनोज रेसिड्यू हमारे मैमेलियन सेल में नहीं मिलते, मैमेलियन सेल में नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके बॉडी के अंदर, बेटा आप ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसा सेल आया है जिसके सरफेस पे मैनोज रेसिड्यूज लगे हुए हैं, इसका मतलब वो हमारा सेल नहीं है, वो बाहर का सेल है। तो इस केस में हमें किसी भी हेल्पर टी सेल या फैगोसाइट की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो मेरा इनेट इम्यून सिस्टम है वो देखेगा कि अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैनोज रेसिड्यूज लगे हैं, ठीक है, या फिर नैम लगा हुआ है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या नैग नैम वाला एक पैटर्न लगा हुआ है, तो उस पैटर्न को ये समझ लेते हैं। इनको किसी भी हेल्पर टी सेल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट मेरा इम्यून सिस्टम इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और इसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन चालू कर देता है। यानी कि मेरा इनेट इम्यूनिटी बिना किसी लिम्फोसाइट की मदद से ही इनको हटा देगा, बाहर कर देगा, इनको किल कर देगा। बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज इनेट इम्यूनिटी। और ये इनेट इम्यूनिटी कैसा है? इट वर्क्स बाय पैटर्न रिकॉग्निशन। वहां पे पैटर्न क्या है? मैनोज रेसिड्यूज या फिर नैगनैम या ओनली नैम, क्योंकि ये सारे रेसिड्यूज हमारे मैमेलियन सेल्स में नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चा। अब देखो, तो जहां पे भी मैनोज रेसिड्यूज आए, मैनोज रेसिड्यूज से मेरा ये एमबीएल जाके बाइंड कर देता है। बेटा एमबीएल क्या है? मेम्ब्रेन बाइंडिंग लेक्टिन्स। जैसे ही एमबीएल बाइंड करेगा, एमबीएल कितने सब यूनिट का है? 4 सब यूनिट का है। कितने सब यूनिट का है? 4 सब यूनिट्स। ठीक है, लिख लेना। अच्छा, यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर से बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिमेटिक्स है, बस आपको दिखाने के लिए है। हमें जैसे बेस्ट तरीके से समझ में आ गया वैसे हमने दिखा दिया। प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग ही होगा, ठीक है, तो बस समझने के लिए होते हैं ये स्ट्रक्चर, इनको हम सिमेटिक्स बोल रहे हैं, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो एमबीएल आकर के मेरे मैनोज रेसिड्यूज से बाइंड करेगा, मेरे मतलब बैक्टीरिया के, और जैसे ही ये बाइंड करेगा तो इस एमबीएल के साथ एक और सिस्टम बैठा हुआ है, एक और प्रोटीन बैठा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एमएएसपी। अब ये एमएएसपी क्या है बेटा? एमएएसपी इज मैनोज एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीएज। क्या है बेटा? सेरीन प्रोटीएज है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जब सेरीन प्रोटीएज है मतलब ये है क्या? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो सेरीन के सी टर्मिनल पे जाके कट कर देगा। अरे हाँ ना, ठीक है बेटा। तो अब ठीक है बेटा, तो सेराइन जहां पे भी लगा होगा, सेराइन के बाद में कट करेगा, ये सेराइन प्रोटीएज है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो MASP2 है, MASP1 भी होता है, ठीक है, MASP2 जो है आइसोफॉर्म है, ये C4 को कट करेगा इसमें और C2 को कट करेगा इसमें। अब ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके फिर से क्या बना देंगे? C2A C4B यानी कि C3 कन्वर्टेज। हो गया बेटा काम। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चे। यार ऑनलाइन वाले बच्चे यार बोला करो यार, मुझे ना तुम ही लोगों से ताकत मिलती है, तुम लोग बोलते नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अभी MASP इज मैनोज एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीएज। ठीक है बेटा, तो देखो अब जब भी हम लोग लेक्टिन पाथवे की बात कर रहे हैं, लेक्टिन पाथवे की बात करें बेटा, लेक्टिन पाथवे, तो लेक्टिन पाथवे किससे एक्टिवेट हो रहा है? तो इट इज एक्टिवेटेड बाय टर्मिनल मैनोज रेसिड्यूज, टर्मिनल मैनोज रेसिड्यूज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहा है। ये क्या है बेटा? पैटर्न रिकॉग्निशन। ये इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि मैमेलियन सेल के अंदर मैनोज होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब सरफेस पे नहीं होता है। एमबीएल मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन और एमएएसपी क्या है? मैनोज एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीएज। तो ये आपको समझ में आ गया है। थर्ड पाथवे, थर्ड पाथवे इज योर ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे। अब ये ऑल्टरनेट पाथवे जो है ना बेटा, ये ऑल्टरनेट है, मतलब ये किसका ऑल्टरनेट है? ऑल्टरनेट ऑफ क्लासिकल पाथवे। दिस इज ऑल्टरनेटिव ऑफ क्लासिकल पाथवे। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा क्लासिकल पाथवे जिस जिस चीज से एक्टिवेट होता था ना, उन उन चीज से ये भी एक्टिवेट होता है।
मतलब कुछ वायरसेस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, राइट, या फिर हमने बात की थी सर्टेन टॉक्सिन्स वगैरह, ठीक है, या फिर नेक्रोटिक सेल्स की बात की थी। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर रही थी, वो इस पाथवे को भी एक्टिवेट कर सकती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। और किससे एक्टिवेट होता है बेटा, तो देख लो, इट इज एक्टिवेटेड बाय दीज थिंग्स। नंबर 1, लिपोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ऑल्टरनेट पाथवे को हमने सबसे पहली बार या इलाबोरेट तरीके से कहीं पढ़ा था, दैट वाज अगेंस्ट द एलपीएस। एलपीएस का मतलब होता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स। बेटा एलपीएस की लेयर अच्छी कहाँ होती है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में तो थिक सेल वाला है पेप्टिडोग्लाइकन का, राइट, इसीलिए ये सारा काम कहाँ होता है, एलपीएस में। और एलपीएस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स। तो बैक्टीरिया का जो एलपीएस होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड, देखना आपके बहुत सारे बेटा आईएनबीओ या फिर आईबीओ के क्वेश्चंस में एज अ पॉजिटिव कंट्रोल वो लोग एलपीएस ले लेते हैं इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है बेटा आईएनबीओ का, हाँ जी, जिसमें कि बैक्टीरियल एलपीएस लिया था, यस, वहां पे एलपीएस क्या था, एलपीएस वाज पॉजिटिव कंट्रोल, और वो एलपीएस क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड। हम जब भी इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे पॉजिटिव कंट्रोल के लिए किसको लेते हैं, एलपीएस को। क्यों, बिकॉज इट इज नोन टू शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स। कैसे, वाया एक्टिवेटिंग द ऑल्टरनेट पाथवे। क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो it is activated by LPS of gram negative bacteria. Secondly, it can also be activated by yeast cell. तो ईस्ट सेल के ऊपर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेरे ऑल्टरनेट पाथवे को करते हैं। अब ये कहाँ काम आता है, ईस्ट का अगर इन्फेक्शन होता है ना हमारी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट ये हेल्प करता है कॉम्बैटिंग में। जनरली ईस्ट का इन्फेक्शन कहाँ होता है बेटा, याद रख लीजिएगा, फीमेल में जो यूटीआईज होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, विच आर वेरी कॉमनली कॉज्ड बाय द ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और वहां पे भी किसका रोल है, इस ऑल्टरनेट पाथवे का। क्लियर। कोबरा वेनम फैक्टर, कोबरा, राइट, कोबरा जो वेनम होता है उसके अंदर एक फैक्टर होता है कोबरा वेनम फैक्टर, एंड दैट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेट पाथवे। या फिर हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ क्लासिकल पाथवे, जितने भी आपने पढ़े थे, मैं फिर से यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। या फिर हम बोलते हैं ऑलमोस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस, ऑलमोस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कई बार हमें एलर्जी वगैरह होती है किसी भी इन्वायरमेंटल एलर्जन से, तो उन सब केस में भी मोस्टली आपका एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है दैट इज थ्रू द ऑल्टरनेट पाथवे। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा ये काम कैसे करता है, तो काम कुछ ऐसे करता है। अच्छा पहले आप लोग लिख लो फिर बात करते हैं। हो गया, चलो जी बेटा ये काम कैसे करता है देख लेते हैं, एक ही डायग्राम है, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो तो ऑल्टरनेट पाथवे में हो क्या रहा है बेटा, कि ये C3 हो सकता है कि पहले से प्रेजेंट हो, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है C3, ठीक है। तो अब C3 बेटा वाटर के साथ मिलकर के ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेटेड हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। और फैक्टर बी इसके साथ जुड़ेगा और फैक्टर डी काम करता है। फैक्टर डी जो है वो फैक्टर बी को क्लीव कर देता है इनटू 2 सब यूनिट्स, फैक्टर बी ए एंड फैक्टर बी स्मॉल बी। समझो ये क्या करता है, ये फैक्टर बी को तोड़ दिया 2 पार्ट में, कौन सा, बी ए एंड बी बी। क्लियर है बेटा, हाँ जी। और मैंने पहले भी बोला था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो ए होता है वो छोटा सब यूनिट होता है, बी जो होता है बड़ा सब यूनिट होता है। तो ए सॉल्युबल है, निकल गया, बी ए छोटा सब यूनिट है, ये बाहर चला गया, और जो बी बी है वो यहां आके जुड़ गया, ठीक है। और क्या बन गया, हाइड्रोक्सिलेटेड C3 प्लस बी बी, ओके। और अब ये जो है ये एक्टिवेट होकर के क्लीव कर देगा C3A और C3B में, और ये BB जो है वो आइसोलेट हो गया। समझो ये जो फैक्टर बी है इट इज अ जाइमोजेन, ये क्या बेटा, जाइमोजेन है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव कब होगा, जब इसमें से बी ए रिमूव हो। बी ए कब रिमूव होगा, जब फैक्टर डी इसको तोड़ेगा, जब इसको तोड़ेगा और बी ए निकलेगा तो ये बी बी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेटेड जो है बी
factor, it will cleave hydroxylated C3 into C3A and C3B, और जब ये टूटेगा तो फैक्टर BB भी निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स। और अब बनेगा क्या, C3A C3B, ए जो छोटा सब यूनिट है ये तो निकल गया, ये स्मॉल सब यूनिट है ना, ये बाहर सॉल्युबल फॉर्म में, और C3B जो है अब वो आकर के फिर से BB के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा C3 कन्वर्टेज। यानी कि हमारे पास दो तरह का C3 कन्वर्टेज है बेटा। अभी तक आपने दो तरह का C3 कन्वर्टेज पढ़ा, एक पढ़ा था C4B एंड C2A, बात समझ में आ रहा है? C3 कन्वर्टेज आपने दो तरह का पढ़ा, ठीक है। पहला आपने पढ़ा था C4B C2A, और दूसरा आपने पढ़ लिया C3B एंड, बात समझ में आ रही बेटा? तो ये दो तरह के C3 कन्वर्टेज होते हैं इन आवर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ऑल्टरनेट पाथवे ऐसे काम करता है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ प्रोपर्डीन जो है वो फैक्टर P है, वो आएगा, हाँ फैक्टर P बोलते हैं उसको, हाँ P प्रोपर्डीन इज फैक्टर P, ठीक है। वो भी दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा समरी में। आई थिंक हमारे पास 5-10 मिनट बचे हैं, फटाफट खत्म करते हैं, हाँ ओके ग्रेट, हो गया बेटा। चलिए जी, देखो जरा सा, अब देखो अब होता क्या है, एक बार जब हमारे पास C3 कन्वर्टेज बन गया, तीनों पाथवे आपने देख लिया, एक बार जब हमारे पास बेटा C3 कन्वर्टेज बन गया, तो C3 कन्वर्टेज करता क्या है, ये देखो बेटा, C3 कन्वर्टेज है हमारे पास, ये C3 कन्वर्टेज आइदर C4B एंड C2A या फिर C3B एंड BB, दिख रहा है? हाँ जी, सारे बच्चे ऑनलाइन, यस ओके। तो ये जो हमारे दो तरह के C3 कन्वर्टेज हैं, इनमें से कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों काम एक ही करेंगे, क्योंकि है ये C3 कन्वर्टेज। ये क्या करेंगे बेटा, फिर से जो रिमेनिंग C3 है उसको कन्वर्ट कर देंगे C3A एंड C3B में। अब ये जो C3B है ना, C3B, इट एक्ट्स एज अ C5 कन्वर्टेज। ये कैसा काम करता है, C5 कन्वर्टेज, मतलब C3B में से अगर BB हट जाए तो सिर्फ C3B एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कैसा काम करता है, C5 कन्वर्टेज, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये वाला है C3 कन्वर्टेज, तो ये रिमेनिंग C3 को तोड़ेगा इन दोनों में, C3A छोटा है हट जाएगा, C3B सिर्फ बच जाएगा, और ये C5 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा। अगर ये भी बना है तो इसमें से या तो BB हट जाएगा या फिर ये रिमेनिंग C3 को तोड़ देगा इनटू C3 एंड C3B। एक्सेस ऑफ C3B विल एक्ट एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि C5 कन्वर्टेज का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये C5 को तोड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, C5 कन्वर्टेज। और ये C5 को तोड़ देगा इनटू C5A जो कि सॉल्युबल है, हट जाएगा, और बच गया क्या, C5B। एक बार C5B का फॉर्मेशन हो गया तो अब ये C5B क्या करेगा बेटा, C5B क्या करेगा, इधर देखो बेटा, C5B यहां आकर के लग जाएगा, ठीक है, ये आकर के यहां पे लग गया, ये पूरा C5B है बेटा, दिस एंटायर जो भी ब्लू आपको दिख रहा है दिस इज C5B। तो ये पीछे से एक बड़ा सा प्रोटीन है जो कि आकर के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो गया है, और ये कहां अटैच होगा, जहां पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ था। तो ये सारी चीजें यहीं पे स्टार्ट हुई थी और यहीं पे हो रही हैं। अल्टीमेटली वहां पे क्या लग गया, एक बड़ा सा प्रोटीन जिसको हमने बोल दिया C5B, और जब C5B लगेगा तो इट विल हेल्प इन द रिक्रूटमेंट ऑफ C6। जब C6 जुड़ेगा तो C6 विल फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ C7, बात समझ में आ रही है बेटा, C7। और जब बेटा C7 बाइंड करेगा तो इट विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ C8, और जब C8 बाइंड करेगा देन इट विल रिक्रूट सम ऑफ द C9, और जैसे जैसे C9 रिक्रूट होते जाएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा C9 को रिक्रूट करने में हेल्प करेंगे। अब ये सब C9 जो है वो
रिक्रूट होना चालू करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ पोर। ये पोर बना देंगे, जिस पोर की वजह से जो होस्ट सेल है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा, और ये इसके अंदर ये जो पोर है इसकी वजह से अब ये जो आपका पूरा का पूरा देखो यहाँ पर ये C8 है और ये सब क्या है बेटा, C9 है। बात समझ में आ गई है? सबको दिख गया ये? और जैसे ही ये पोर बनेगा बैक्टीरिया मर जाएगा। क्लियर है? दिस इज अ पोर। क्लियर? परफोरिन दूसरा प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, दोनों एक तरह से काम अलग कर रहा है, मतलब एक ही जैसा कर रहा है। दे आर क्रिएटिंग पोर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल और ऑन द पैथोजेनिक सेल। नहीं, बिल्कुल पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल अलग से है। हाँ, वो टी सेल मीडिएटेड प्रोसेस है। यहाँ पे टी सेल की कहीं पे मैंने बात की क्या? एक भी जगह पे मैंने बात नहीं की बेटा। मैंने या तो एंटीबॉडी की बात की है या पैटर्न रिकॉग्निशन की बात की है, मतलब इनेट या ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात की है। मैंने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात ही नहीं की है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में परफोरिन और ग्रेंजाइम बनते हैं और यहाँ पे बनता है मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम। जरूरी नहीं। टी सेल वाला कौन सा स्पेसिफिक नहीं है? वो भी स्पेसिफिक है। वो भी नहीं करते बेटा, क्योंकि ये सब तभी होता है जब टीसीआर एंटीजन के साथ बाइंड करे। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिक प्रोसेस है। सो दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम। आई होप अब ये आपको क्लियर है। इसमें और कुछ लिखवाना पड़ेगा आप लोगों को बेटा? जल्दी बोलो। समझ गया? तो मेम्ब्रेन अटैकिंग सिस्टम का पार्ट कौन है? सबसे पहले C5b, उसके साथ कौन लगता है? C6, फिर कौन लगता है? C7, C8 और फिर C9N। नहीं, अराउंड 11 है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, यहाँ पे 14 दिखा रहा है, तो मे बी 14 15 ऐसा ही कुछ है, नंबर देख लीजिएगा। ये सब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। हाँ जी। अच्छा, 11 उसमें है ATPase में, C के सब यूनिट्स। हाँ। हम्म, क्योंकि वो C3 तुरंत बाइंड कर रहा था ना दूसरे फैक्टर से। 10 to 19। हाँ, नहीं नहीं होता वैसे। ठीक है, चलो जी बेटा, ये बात समझ में आ गई है? ये क्या बन गया? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। दैट्स इट। अब देखो बेटा, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, तो एक और चीज याद रखो बेटा। ये छोटा छोटा डेटा है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। C2A लार्जर सब यूनिट होता है और C2B स्मॉलर होता है। रेस्ट ऑल A सब यूनिट्स कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं एंड सॉल्युबल, वाइल जो B सब यूनिट्स होते हैं आर लार्जर। बस एक एक्सेप्शन कौन है? C2B, और इसी से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बार बार इसी से पूछ लेता है। अब समझो, इसमें से C4A, C3A एंड C5A सारे छोटे वाले सॉल्युबल फैक्टर्स हैं। ये क्या होते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एनाफाइलोटॉक्सिन्स। इनको हम बोल रहे हैं एनाफाइलोटॉक्सिन्स। ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं क्या बेटा? ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जा करके मेरे स्मूथ मसल से बाइंड करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी विल इंक्रीज। ठीक है बेटा? तो दे इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है बेटा? ये दे बाइंड्स टू बेसोफिल या फिर मास्ट सेल्स, या फिर हम लोग बोलते हैं बेटा फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है बेटा? ये क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ WBCs। ठीक है बेटा? एनाफाइलोटॉक्सिन्स और क्या करता है बेटा? इंक्रीजेज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स।
एक तरह का वैसा ही काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको एनाफाइलोटॉक्सिन्स बोल रहे हैं। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? ब्रॉड लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी उस लोकल एरिया में ये इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एनाफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये अपना खुद के बॉडी का टॉक्सिन है, ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन है, ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है। क्लियर हो गया। चलो जी बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। देख लो, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैसे होता है। जैसे ये जो है, ये क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। मान लीजिए कि ये एक कोई सेल है, पैथोजेनिक सेल है, इसके ऊपर एंटीजन लगा है, इस एंटीजन पे एंटीबॉडी आके चिपक गए, इस एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर से आपका C1 कॉम्प्लेक्स आके बाइंड हो गया, C1q CR एंड CS, और ये एक्टिवेट कर देंगे किसको? C2 और C4 को। ये फ्रैगमेंट्स C2b और C4b, सॉरी गलत है यहाँ पे, C2a एंड C4b, ठीक है। और वैसे ये डायग्राम मैंने विकिपीडिया से लिया, और विकिपीडिया इतना ही सही होता है, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। तो C2a और C4b दोनों मिलकर के क्या बन गया? C3 कन्वर्टेज। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये C3 कन्वर्टेज है, इसीलिए मैं ना जल्दी में जब करता हूँ तो यही गड़बड़ होती है। अगर विकिपीडिया से डायग्राम उठाओ ना तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार ऐसे ही मेरे एवोल्यूशन में हुआ था, ठीक है, एवोल्यूशन के वन शॉट में जो उठाया हुआ था डायग्राम, वो ऐसा गड़बड़ निकला है ना। हाँ, आई नो वो पूरा गड़बड़ है। सेम पीपीटी लेकर के जब मैं NSCJS में गया, मेरे पास समय था, मैंने बोला अरे ये क्या गड़बड़ हो गया यार। मैंने फिर पूरा पीपीटी हटा करके, हाँ वो बिल्कुल उल्टा था, और जल्दी में वन शॉट में था, मुझे जल्दी में ध्यान नहीं आया, तो ये गड़बड़ हो गया वहां पे। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है वहां पे है ना। हाँ हाँ बिल्कुल उल्टा, और वो थैंक्स टू विकिपीडिया। विकिपीडिया इज सच अ गुड सोर्स ना, मजा ही आ जाता है कभी कभी तो, मतलब बेइज्जती करवा देता है वो। हाँ ठीक है, गड़बड़ है वो। तो बेटा, मोरल ऑफ द लेसन ये है कि विकिपीडिया पे ना आंख बंद करके विश्वास मत करना, ठीक है। चलो, तो C2a C4b फ्रैगमेंट्स मिलकर C3 कन्वर्टेज बन गए, और ये क्लासिकल पाथवे है। तो एक बार C3 कन्वर्टेज बन गया तो ये क्या करेगा? C3 का हाइड्रोलिसिस बोला था, C3a और C3b, ए जो है वो हट गया, C3b आकर के अब C5 को काम करेगा, C5 कन्वर्टेज की तरह, C5 को तोड़ देगा C5a और C5b में, C5a, और ये बन गया C5b। C5b जो है जाकर के यहाँ पे MAC या MAS का फॉर्मेशन करवा देगा, जिससे कि सेल मर जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, ओके। नाउ दिस डायग्राम इज अ समरी डायग्राम ऑफ ऑल द थ्री पाथवेज। ठीक है बेटा, यहां पर है, क्योंकि सेल में ना कोई भी चीज ऐसे फिक्स नहीं होती है, एक फैक्टर डिफ्यूज होकर के दूसरे फैक्टर से भी तो बाइंड कर सकता है, ठीक है, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे तीनों पाथवेज दिए हुए बेटा, ये एक पाथवे यहाँ पर है, ये एक पाथवे यहाँ पर है, और दूसरा पाथवे यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो ऑल्टरनेट पाथवे, लेक्टिन पाथवे, क्लासिकल पाथवे कैसे काम करते हैं अब आप देख लो जरा सा, ठीक है, इसी तरीके से काम करते हैं। ये है प्रोपर्डीन बेटा, दिस इज प्रोपर्डीन, प्रोपर्डीन पाथवे, ठीक है। तो फैक्टर डी के साथ मिलकर के काम करता है, ओके। तो जहां पे फैक्टर डी आपने पढ़ा था, उसके साथ फैक्टर पी भी काम करेगा, तब ये बी को स्प्लिट करेगा इनटू BA एंड BB। क्लियर है? सो दिस इज पाथवे, एक बार आप लोग देख लेना बेटा। अल्टीमेटली बनना क्या है? यही बनना है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मैक बनना है। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई होप आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है। काफ़ी है बेटा, इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। कोई आप लोगों के डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो अभी पूछ लो। सुहानी, अनामिका, राघव, जैमिन, ये वाला डाउट नहीं, दूसरा वाला डाउट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कर लीजिएगा बेटा आप लोग, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बन रहा है।